हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि प्राचीन भारत में हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आए, सोशल चेंजेस इन एंशिएंट इंडिया। मेरा लेसन प्लान है भूमिका, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, एज ऑफ बुद्धा, मॉडर्न पीरियड, एज ऑफ गुप्तास और फाइनली कंक्लूजन। तो इन बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने हिंदुस्तानी समाज के लिए यह कहा कि हिंदुस्तानी समाज स्टैटिक समाज रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा कि जब हर चीज़ बदलता है तो हिंदुस्तान की जो विलेज कम्युनिटी है वो कभी भी नहीं बदला। When nothing seemed to last, दिस विलेज कम्युनिटी ऑफ इंडिया लास्टेड फॉर एवर। मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। और दोस्तों, यह सिद्धांत उनके द्वारा इसलिए प्रतिपादित किया गया कि ताकि वह ब्रिटिश रूल को हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर काबिज रख सकें और यह दिखा सकें कि हिंदुस्तानी समाज पतन की ओर अग्रसर था। और जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत यहाँ आई तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के समाज में बदलाव लाया और इस तरह से हिंदुस्तान का समाज प्रोग्रेसिव होता गया। लेकिन यह धारणा सही नहीं है, यह गलत है। अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान का समाज कैसे कैसे बदलते रहा है और इस पर हम लोग बारी बारी से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं, आजकल अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ हिंदुस्तान में भी है, जिसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो महत्वपूर्ण साइट हैं। और इस सभ्यता का जो मैच्योर फेज है वो है 2600 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। और दोस्तों, यह सभ्यता पूरी तरह से अर्बन सभ्यता था। चूंकि हम उनके लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, हमारा जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आर्किटेक्चरल है और एक्सकैवेशन जो उत्खनन हुआ है वहाँ पर, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ का सामाजिक व्यवस्था में भी स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण था। जो बड़े लोग थे वह सिटाडेल मतलब दुर्ग में रहते थे और जो मजदूर क्लास के लोग थे, निम्न स्तर के लोग, वह सिटाडेल के निचले हिस्से में रहते थे और बीच के भाग में मर्चेंट क्लास के लोग रहते थे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी समाज स्ट्रेटिफाइड था। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन के आधार पर डिफरेंशिएशन हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि उनके लिपि को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन यह भी बात सत्य है कि जैसे मेसोपोटामिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी साइट में टेम्पल का अवशेष नहीं मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम था, जिस प्रकार से टाउन प्लानिंग किया गया था, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट निश्चित रूप से रहा होगा और उसका जो सर्वे सर्वा होगा वह मर्चेंट क्लास के लोग होंगे। क्योंकि जिस तरह से इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में प्रिस्टली क्लास के द्वारा, पुरोहित के द्वारा शासन किया जाता था, ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद, उनके पतन के बाद में हिंदुस्तान में 1000 वर्ष तक दोबारा अर्बनाइजेशन अर्थात शहरीकरण नहीं हुआ। दोबारा शहरीकरण हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। आर्यन्स ने सबसे पहले ऋग्वेद की रचना किया और इसका जो पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। इस पीरियड में जो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था था वह पेस्टोरल था। आर्यन्स घुमंतु थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। किनशिप मतलब सगोत्रवाद, जो एक एंसेस्टर्स, एक पूर्वज से जो कॉमन डिसेंट के लोग होते हैं उसको किनशिप कहा जाता है। तो किनशिप वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। लोगों की प्रतिबद्धता अपने
ट्राइब से होता था। जो पारिवारिक ढांचा था वह ज्वाइंट फैमिली का ढांचा था, संयुक्त परिवार का। एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते थे और अनेक जनरेशन तक रहते थे। समाज पूरी तरह से प्रतिसत्तात्मक था और इसलिए ऋग्वेदिक ऋचा में हम देखते हैं कि अक्सर पुत्र को प्राप्त करने के लिए अनेक ऋचा की रचना की गई है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान था, वह असेंबलीज में भाग ले सकती थी और यज्ञों में भी वो भाग लेती थी। विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। लेविरेट मतलब नियोग का भी प्रचलन था। दोस्तों, प्राचीन भारत में लेविरेट मतलब कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है और वह उसे कोई उत्तराधिकार नहीं है तो वह अपने देवर के साथ संभोग करके बच्चा पैदा कर सकती थी, जिसे कि नियोग कहा जाता था और वह ऋग्वेदिक पीरियड में प्रचलन में था। धीरे धीरे समाज पेशागत आधार पर बंटवारा हो गया और इसमें 3 प्रमुख क्लास उत्पन्न हुए। प्रिस्टली क्लास माने पुरोहित, वॉरियर माने योद्धा और तीसरा आम जनता। राजा को आय की प्राप्ति युद्ध से होता था और युद्ध में लूटे गए सामान, जिसको कि अंग्रेजी बूटी कहा जाता है, उससे उन्हें आय प्राप्त होता था। लेकिन फिर भी समाज ऋग्वेद के समय में ट्राइबल था, इगैलिटेरियन था, माने समता मूलक समाज था, ज्यादा ऊंच और नीच का भेद नहीं था। लेकिन दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं, समाज पूरी तरह से 4 वर्ण में डिवाइडेड हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम था राजा को परामर्श देना, अध्ययन और अध्यापन करना। क्षत्रिय का काम था समाज को सुरक्षित रखना, अन्य कबीलों से अपने कबीलों की रक्षा करना। धीरे धीरे जन माने ट्राइब से जनपद माने टेरिटोरियल राज्य में कन्वर्ट हो गया। और वैश्य का काम था खेती करना, व्यवसाय करना। और शूद्र का काम था ऊपर के तीनों वर्ण को सेवा शुश्रूषा करना। तीनों ऊपर के वर्ण को उपनयन सेरेमनी किया जाता था और इसी कारण से उन्हें द्विज कहा जाता था, जबकि शूद्रों को और महिलाओं को उपनयन नहीं कराया जाता था, उन्हें उनसे वंचित किया जाता था। इस पीरियड में पिता की सत्ता और ज्यादा मजबूत हो गई, गोत्र सिस्टम का इजाद हुआ और जो एक कॉमन गोत्र नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉमन डिसेंट के लोग एक गोत्र के कहलाए और समान गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी। दोस्तों, एज ऑफ बुद्धा अर्थात 600 BC से लेकर 300 BC तक की अवधि में क्या क्या परिवर्तन हुए सामाजिक व्यवस्था में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 600 BC के समय में हिंदुस्तान में दोबारा शहरीकरण हुआ और खास करके बिहार और यूपी में बहुत सारे शहर उत्पन्न हुए। मनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और आयरन मतलब लोहा और उससे बने उपकरण का जबरदस्त ढंग से गंगेटी वैली में इसका इस्तेमाल किया गया। एग्रीकल्चर माने कृषि बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। अब इकोनॉमी सरप्लस हो गया और जिससे राजा की ताकत बढ़ती गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे मगध और अन्य 16 महाजनपद इस पीरियड में हिंदुस्तान में उत्पन्न हो गए। दोस्तों, इस पीरियड में जो पहले ट्राइबल लॉ से समाज गवर्न होता था, अब सिविल और क्रिमिनल कानून बनाए गए और अधिक से अधिक डिजेबिलिटीज, विभिन्न प्रकार की निर्योग्यता शूद्रों पर लाद दिया गया। ऊंचे वर्ण को कम सजा का प्रावधान किया गया, निचले वर्ण को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का प्रावधान लॉ गिवर्स के द्वारा किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज पूरी तरह से 4 वर्ण में डिवाइडेड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये पूरी तरह से सेग्रीगेटेड हो गए, एक दूसरे से अलग। शूद्र वर्ण को हायर पोस्ट पर अपॉइंट या नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इस पीरियड में 2 धर्म मजबूती से हिंदुस्तान में पैदा हुए, जैनिज्म और बुद्धिज्म, और इन दोनों धर्म ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को पूरी तरह से चुनौती दिया। बौद्ध धर्म में तो ईश्वर के कंसेप्ट या आत्मा के विचार को पूरी तरह से नकार दिया और क्षत्रियों का वर्चस्वता बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में हो गया। दोस्तों, मॉडर्न पीरियड में जो कि 300 BC से लेकर 100 BC तक का पीरियड है, इस पीरियड में कौटिल्य राजा को प्रोटेक्टर ऑफ धर्म को रक्षा करने वाला बताया। इसका मतलब हुआ कि जिस वर्ण को जो काम दिया गया है
वही काम करेंगे, उससे वो डेविएट नहीं होंगे। और यह राजा का पहला कर्तव्य दिया गया है। दोस्तों, मॉडर्न पीरियड में खास करके सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मणों की सत्ता कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने धर्म महामात्रा और राजूकाज की नियुक्ति किया। उन्होंने व्यवहार समता और दंड समता को प्रतिपादित किया। इसका मतलब यह हुआ कि सिविल और क्रिमिनल लॉ के मामले में प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो इस तरह से पूर्व में खास करके एज ऑफ बुद्धा के पीरियड में जो विभिन्न लॉ गिवर्स ने ब्राह्मणों को ज्यादा इम्यूनिटीज या सुविधाएं दिया था, उससे सम्राट अशोक ने उसे वंचित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने यज्ञों पर प्रतिबंध लगाया। विभिन्न प्रकार के आयोजनों में पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, उसे भी उन्होंने रोका। यज्ञों की महत्ता को भी उन्होंने कम किया और इससे ब्राह्मण चिढ़ गए। और यही कारण था कि 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग, जो कि उनका कमांडर इन चीफ था और एक ब्राह्मण था, उनके द्वारा हत्या कर दी गई। और उसके बाद उत्तर भारत में सुंग और कनु वंश के राजाओं के द्वारा शासन किया गया और डेक्कान में सातवाहनों के द्वारा राज्य किया गया। और इन तीनों राजवंशों ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया। दोस्तों, इस पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शूद्र जो अब तक तीनों अपर वर्ण को सेवा करने के लिए उन्हें ड्यूटी दिया गया था, अब वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, माने खेती बाड़ी करने लगे। दोस्तों, गुप्ता पीरियड में क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए? जैसा कि आप जानते हैं कि 415 एडी के बाद हुनों का जबरदस्त ढंग से हिंदुस्तान में आक्रमण हुआ। गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हो गया और बहुत सारे जो जनजातीय थे, मैंने ट्राइबल्स थे दूर दराज के इलाके में, उन्हें ब्राह्मणिकल सोसाइटी में लाया गया, उन्हें लैंड ग्रांट्स दिए गए। और इस तरह से बहुत सारी जातियां और उपजातियां गुप्ता पीरियड में उत्पन्न हुई। शूद्रों का पोजीशन इस पीरियड में बेहतर हुआ। अब वो पूर्णकालिक एग्रीकल्चरिस्ट या खेती बाड़ी करने लगे। अब तीनों उच्च वर्ण के वह केवल स्लेव नहीं थे, बल्कि अब वह खेती बाड़ी भी करने लगे। उनकी स्थिति पहले के पीरियड से बेहतर हो गई। वैश्य और शूद्र महिलाओं की स्थिति इस पीरियड में बेहतर हुई। वो अपना कामकाज खुद कर सकती थी, कृषि कार्य कर सकती थी और अपना जीविकोपार्जन कर सकती थी। इस पीरियड में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था सती सिस्टम डेवलप होना, जिसमें कि पति के मरने के बाद में पत्नी चिता पर जल करके राख हो जाती थी। विधवा पुनर्विवाह को पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया था। इस पीरियड में जबरदस्त ढंग से ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए गए थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटीज या सुविधाएं दी गई। और पहले भी लैंड ग्रांट दी जाती थी, लेकिन अब ब्राह्मणों को फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज भी दे दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की सत्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो गई लेटर गुप्ता पीरियड के सेकेंड हाफ में। उसी तरह से इंडो रोमन ट्रेड के पतन होने के कारण से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अब सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट दिया जाने लगा। और इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि गुप्ता पीरियड के अवसान के बाद हमारे देश में फ्यूडलिज्म माने सामंतवाद का बोलबाला हो गया। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और जो केंद्रीय सत्ता था वो कमजोर पड़ता गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में अक्सर बदलाव होते रहे हैं। जहां पर हड़प्पन कल्चर में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ढांचागत समाज का निर्माण हुआ था, एक अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में वो विकसित हुआ था। बेहतर ढंग से टाउन प्लानिंग की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाया गया था। ऋग्वैदिक पीरियड में समाज पेस्टोरल था, माने घुमंतु था, इगैलिटेरियन था, समतामूलक समाज था। ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि समाज 4 वर्ण में डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और पेस्टोरल से अब एग्रीकल्चर हो गया, माने आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित हो गई। मॉडर्न पीरियड में ब्राह्मणों की स्थिति कमजोर हो गई। इस पीरियड में राज्य की सत्ता पूरी तरह से आर्थिक
क्षेत्र में मजबूत हो गई, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज था। लेकिन धीरे धीरे समाज के विभिन्न वर्ग के द्वारा ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी गई और बहुत सारे वर्ल्ड डिवाइडेड सोसाइटी में जो वैश्य और शूद्रों को जो असाइन ड्यूटी मतलब निश्चित कार्य दिया गया था, उसमें विचलन होने लगा और जिसके कारण से राजा ने लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों के दिए और उसी तरह से बहुत सारी जातियां और उपजातियां इस पीरियड में निर्मित हुआ, क्योंकि इस पीरियड में हजारों लाखों की तादाद में खून हमारे देश में आए, जिनका कोई अपना अलग से आइडियोलॉजी या विचार नहीं था, उनके कोई अलग से धर्म नहीं थे, वह हिंदुस्तान के समाज के हिस्सा बन गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेटर गुप्ता पीरियड के समय में हिंदुस्तान में सामंतवाद का बोलबाला हो गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, इस पर आप अपने टिप्स जरूर हमें अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।